हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ है हवलदार देशराज यादव सर, जो कि आज हमारे साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस इन द 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस और इवन जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उन सब चीजों को यहाँ पे शेयर करेंगे। उनका एक्सपीरियंस अराउंड 25 इयर्स है इन द इंडियन आर्मी। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन दिस इंटरव्यू और अपनी जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने के लिए। आकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। तो देशराज सर, अगर आप हमें बता सके कि जो इंडियन आर्मी आपने ज्वाइन की तो उसका मोटिवेशन क्या था और उससे पहले आपकी लाइफ कैसी हुआ करती थी? आकाश जी, मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करता हूँ तो मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है सोली, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो वो पूरा गांव क्या है कि एक तो किस मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है और सभी लोग उसमें मोस्टली किसान लोग होते हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो मैं भी उसी एक परिवार से बिलोंग करता हूँ। और वहां पर मोस्टली क्या था कि हमारे गांव में जब हम पढ़ते थे उसमें 8th क्लास तक स्कूल था। वो भी एक ही स्कूल था जो कि सरकारी स्कूल था। हम उसमें रेगुलर पढ़ना, जो भी रूटीन था, गर्मी के दिनों में 7 से 12:30 तक स्कूल लगना, सर्दी के दिनों में 10:30 से 4:30 तक स्कूल लगना। उसके बाद में स्कूल टाइम और होने के बाद में पूरा खेती बाड़ी का काम देखते, परिवार के साथ हम काम में मदद करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए, जैसे मैं 8th और 9th क्लास में आया, 8th क्लास में आया तो वहां पर क्या है, स्कूल का ऑप्शन भी बंद होने को जाता है कि 8th के बाद अपने को यहाँ पर स्कूल नहीं है। अच्छा। लेकिन एकदम अचानक प्रपोजल आया कि जैसे 8th क्लास हम पढ़ रहे थे तो अभी 10th भी शुरू होने वाला है, 9th और 10th क्लास दोनों ओपन होने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा। और जैसे 8th क्लास में आए तो वहां पर हमारी माँ भी बार बार कहती थी कि बेटा आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है और आप बैंक वगैरह में जाओ तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं माँ की बात बिल्कुल ध्यान से सुनता था, करता था, क्योंकि हमारे पास में जो मुख्य धंधा था वो खेती का था। जब कोई फौजी लोग आते थे, कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी आता था, हमारी माँ भी बोलती देखो कि ये कितना अच्छा लगता है। और खासकर जो हमारे अंकल लोग अड़ोस पड़ोस में थे वो आते थे, वो पूरा वर्दी पहन के आते थे। जब उस समय आते छुट्टी आते थे तब तब हम लोग उनको जब पता लगता कि उनके परिवार वालों को बस स्टैंड पे लेने के लिए जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ साथ चले जाते थे। जैसे उनके पास में जाते थे तो वहां पर वो बस से उतरते थे तो देखते थे उनका यूनिफॉर्म, उनका बैग, बैरेट, बेल्ट, एकदम उनको मतलब स्मार्ट महसूस करता था कि ये देखो कितना स्मार्ट पर्सन है। हाँ। तो वो दिल में बैठ गया। फिर जैसे शाम के वो आते छुट्टी तो हम उनसे, उनके घर जाकर स्पेशली उनसे बात करते हैं, अंकल और आपको कैसा लगा, फौज में कैसा है, आप क्या क्या रूटीन करते हो, डेली का रूटीन क्या है। वो बताते थे कहानी कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, ऐसे ऐसे हाइजेनिक करते हैं, फिर सुबह पीटी पीटी करते हैं, दिन में ये करते हैं। फिर वो कभी कभी क्या ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, हम वहां पर जेएनके में रहे, हम नॉर्थ ईस्ट में रहे, हम ऐसा ऐसा किया। वो करने के, वो हम सब बातें मेरे को सुनती थी। कभी कभी मैं आकर के ना अपनी माँ के साथ भी शेयर करता था, माँ वो अंकल तो वहां से आए, वहां से आए। तो मेरी माँ भी बोलती थी कि बेटा आपके 4 मामा, जिसमें 2 मामा वो भी आर्मी में हैं। तो मैं पूछता था कि अंकल बताते हैं मैं इस आर्मी में हूँ, मैं आर्मेड में हूँ, मैं गार्ड में हूँ, मैं जाट में हूँ, इस प्रकार की बातें वो लोग करते थे। तो मैंने एक दिन मेरी माँ से पूछा कि माँ मेरे मामा कौन कौन से आर्मी में हैं। तो वो बोली कि बेटा मेरे को इतना नहीं पता कौन कौन से, लेकिन एक मामा तो आता है छुट्टी काट के जाता है, ठीक है। दूसरा आता है, वो बोले जब भी छुट्टी आता है तो पैरों के पट्टी लगा के रखता है और वो मुझे बताता है कि मैं जहाज से जंप करता हूँ, जो हम लोग घर में बात करते हैं। ओके। तो मेरे को बड़ा एकदम आश्चर्य हुआ, बड़ा एक अलग से फीलिंग होगा, जहाज से जंप करना मतलब मौत को बुलावा देना है, ऐसा मेरे को लगा। तो फिर मैंने माँ को बोला, माँ जब भी मामा आएगा आप जाओगे तो मैं आपके साथ चलूंगा गांव गांव में। तो बोली ठीक है। ऐसे समय बीतता गया, साल भर हो गया। साल भर मामा छुट्टी आए तो मैंने बात किया मामा को, मामा आप क्या काम करते, बोले मैं ऐसे से मैं जंप करता हूँ, ऐसा हूँ, ये हम इतनी जहाज से इतनी ऊपर से जंप करते हैं। फिर मामा इसका जंप करने का कारण क्या है। तो वो मुझे समझाते थे कि अपनी इंडिया के अंदर आर्मी है, ये देश की रक्षा के लिए हम ये लोग वहां पर काम आते हैं जहाँ पर कि पैदल सेना अपना काम करना बंद कर देती है। वहाँ पर जैसे डिफिकल्ट प्लेस होता है जहाँ पर चढ़ना मुश्किल करना होता है, उसके जरिए बोला हम हेक्टर से भी जंप कर सकते हैं, नीचे प्लेन से भी कर सकते हैं। ऐसा सुनकर के मैं मुझे बड़ा उत्सुक हुआ और मैंने मामा को एक वादा किया, मामा आप मुझे जब भी पैराशूट की भर्ती होती है कैसे होती है मेरे को वो चीज बताओ,
और जब भी आप देखते हो कि वहां पर भर्ती है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पास तो यहाँ तो कोई कम्युनिकेशन का साधन भी नहीं है। और उस समय साधन खाली पत्र व्यवहार हुआ करता था, चिट्ठियां आया करती थी खाली, और कोई दूसरा साधन भी नहीं था। तो उस समय बीतता गया, मैंने भी 10th क्लास पास कर लिया। एक मेरा मामा है, मेरे दिल में बस एक ही था कि मुझे अभी आर्मी ज्वाइन करना है। मैंने माँ को बोला, माँ बैंक मिले ना मिले कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने पास स्कूल भी नहीं है, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में पक्का लगूंगा मैं। और मुझे ये मोटिवेशन चाचा ने मोटिवेशन किया, दूसरा मामा ने मोटिवेशन किया है कि ये चीज अच्छा है। तो अब कुदरती जुलाई तो 96 में मामा जी की चिट्ठी आई है कि भाई ऐसा ऐसा भर्ती होने वाली है 1 महीने के बाद में बेंगलोर में, जहाँ पर की पैराशूट रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है। तो मैंने और बोला कि आप मेरे पास में यहाँ आ जाओ। उस समय उनकी पोस्टिंग आगरा में थी, 5 पैरा में। तो मैं मामा जी के सबसे पहले यहाँ से माँ से पूछा, माँ बोली ठीक है बेटा जाओ। उस समय मेरे पास में 2 कंटीजेंसी थी। एक, उस समय मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अल्टरनेटिव मैंने राजस्थान पुलिस के लिए भी ट्राई कर रखा था, एसआई पोस्ट के लिए। अच्छा। उसका भी एडमिट कार्ड आया हुआ, सब कुछ आया हुआ। तो मैंने डिसीजन लिया कि क्या करूं मैं। डिसीजन यही लिया कि मुझे फौज चूज करना है, और वो भी फिर मामा जी ने इतना बड़ा ऑप्शन दिया या अवसर दिया, तो इसको गंवाना नहीं है। तो मैंने वहां से मामा के घर गया, मामा के गांव से। लेकिन गांव से साहब एक देखो, मेरी सबसे बड़ी थी एक आस्था भी रही है मेरी भगवान के अंदर। जब मुझे ये अवसर मिला तो मेरे माइंड में एक अलग सी फीलिंग हो गई दिमाग के अंदर, और ये हो गया कि मुझे इस चांस को खोना नहीं है। दिल में ऑटोमेटिक डू एंड डाई वाली बात आ गई इसमें, या तो करो या मरो। और जैसे चिट्ठी आते मैं सुबह सुबह मम्मी से विदा लेकर के ना चला। चलते समय गांव के बाहर हमारे एक मंदिर पड़ता है, उसको बाबा चेतनदास का मंदिर कहते हैं। उसमें मेरी बहुत आस्था रही थी। मैंने बाबा चेतनदास से वहां पर जाकर के ना मत्था टेका, और उसको कुछ मिट्टी वगैरह लेकर के ना अपने चरणों में लगाया। और ये मैंने उनसे वादा किया कि बाबा यहाँ तो मैं सिलेक्शन होके आऊंगा, नहीं तो फिर मैं आऊंगा ही नहीं। ये भी मैंने वादा किया उनके साथ में। अभी आपकी मर्जी है, क्या है, मेरी मेहनत में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, बाकी आप देख लेना। ऐसा सोच के मैं मामा के घर गया, सीधा मैं आगरा पहुंच गया। आगरा पहुंचा तो वहां पर भी बहुत सारे 25-30 लोग ऑलरेडी पहले से वहां पर थे। वो सब लोग वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे रनिंग वगैरह का, वो सब। तो रनिंग तो मैं गांव का आदमी था, मैं पहले से, जब मैं 8th क्लास से था तभी शुरू कर दिया था। और गांव के लोग कहते थे, बोलते तुम तो आधे फौजी तो इधर ही बन गए हो। सुबह 4 बजे खड़ा होकर के सर्दी के दिनों में सैंडो और हाफ पैंट के अंदर नंगे पैर दौड़ लगाना खेतों के अंदर, ये मेरा हमेशा कल्चर रहा था। तो वहां पर मामा की यूनिट में टेस्ट लिया, वहां के सीओ साहब ने सभी लोगों का, मेरे सभी लोगों का, तो उसमें 50% लोग पास हुए, 50% फेल हो गए। पास हो गए, उनको सीओ साहब ने रिकमेंड कर दिया कि ठीक है। और उन्होंने वहां पर से एक पैराट्रूपर भेजा साथ में कि चलो इनको वहां तक रास्ता दिखा के आओ, कहाँ पर क्या है वहां पर। तो जब वो हमारे बेंगलोर में वहां तक साथ गए सेंटर तक, मैंने को एंट्री करवाया वहां पर। उस समय सेंटर के अंदर बैरिकों में रहने के लिए नए रिक्रूटर्स का वो होता था, बैरिक होते, इसमें छोड़े थे। एक बैरिक में 60-70-80 लोग रहते थे। तो हमने उसमें रहना स्टार्ट कर दिया। जैसे वहां पर दोपहर में पहुंचे तो शाम को मैं ग्राउंड देखने गया, तो वहां पर पता लगा कि ये फौज में तो जो बीआरओ वगैरह में भर्ती होती है तो उसमें 1600 मीटर की दोस्त होती है, वहां पर 2.4 किलोमीटर का रन है। अच्छा। और 50-50 स्टूडेंट उसके पर्सन के बैच छोड़ रहे रनिंग के लिए। अब अगले दिन सुबह होते हम 50 की लाइन में खड़े हो गए, सब नंगे पैर, वो भी नंगे। मैं क्या 50% लोग नंगे पैर ही थे उसमें। सैंडो बनियान और हाफ पैंट के अंदर शूट लगाया हमने बिल्कुल 2.4 किलोमीटर का। तो वहां पर वहां का जो मैनेजमेंट स्टाफ था, जो ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो उन्होंने हर एक बैच में तकरीबन मैं दूसरे बैच में था, पहले वाले बैच में कितने रखे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बैच में हमने 6 लोगों को रखा, जो कि मैं आगे से 3rd पोजीशन पे था। और लास्ट में देखते गए किसी में 6, किसी में 5, किसी में 7, एवरेज में 6 लोग आ रहे थे इतना। और बाकी लोगों को बाहर कर रहे थे। मतलब वहां का रनिंग थोड़ा सा मुझे टफ लगा, अच्छा टफ लगा, लेकिन मैं तो करके गया था कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोच के ना मैं गया था घर से। समझ गया। मुझे एक भी छोटा सा भी मुझे इवेंट मिलते थे तो उससे पहले मैं उसको चंद सेकंड के लिए सोचता था कि मुझे इसको कैसे करना है।
इसको ताकत के बल पे करना है, माइंड लेवल पे करना है, किस प्रकार से करना है, वो चीज मैं उसको सोच, क्योंकि मुझे वादा किया था कि मैं सिलेक्शन होके ही आना है, नहीं आना नहीं है। तो सब प्रोसेस चलता रहा पूरा, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, सब फिट होते गए, रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट का 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने से फिर मैं वहां पर क्या करूँ, 1 महीना वहां पर मेरा कुछ ऑप्शन नहीं है, वहां पर 1 महीना किसके पास रहूंगा यहाँ पर। फिजिकल रिटर्न तो 4 दिन में पूरे हो गए। फिर मैंने सभी लोगों को पूछा क्या कर रहे हो, बोला कि 1 महीने के बाद में आएंगे दोबारा। कोई बोला कि यहाँ पर मेरा मामा है, कोई बोला मेरा भाई है यहाँ पर, कोई बोला कि मेरा बेंगलोर में रिश्तेदार है, मैं तो वहां रुक जाऊंगा जब, लेकिन मेरा तो वहां पर कुछ नहीं है। मामा जी थे वो 5 पर आगरा में थे। तो मैंने वहां पर ऑप्शन देखा, ढूंढा, तो वहां पर एक चीज चला था कि गार्डन बॉय का भर्ती होता था वहां पर। ऐसे लोगों का जो इसके लिए भर्ती के लिए आते हैं, तो और उनको कुछ समय रुकना होता है, तो क्या कि वो पेड़ पौध में पानी दे देंगे, खाना बनाने में मदद कर देंगे, वहाँ का एरिया जो मेंटेनेंस में उसको मदद करेंगे, और वो लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाते थे। तो मैंने वहां पर डिपो कंपनी, जो रिटायरमेंट की कंपनी थी, वहां जाके अप्रोच किया। वहां से मैं सोलदार को जाके मिला। मैं अक्सर मेरे को यहाँ पर रुकना है, मेरे को टेस्ट देना है, और मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं इधर रहूंगा जब तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक। ये भी बता दिया मैंने उनको। अभी सिलेक्शन 1 महीने में होता है, या 6 महीने में होता है, 6 साल में होता है, और पैराशूट में मुझे सिलेक्शन करना है। उन्होंने अपने सीनियर से कहीं बात किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हमारा सुबह शाम दोनों टाइम में खाने में मदद करोगे, खाने में सब्जी वगैरह कटवा दिया, इस प्रकार के आप काम करोगे। तो साहब मैं सुबह खड़ा होकर के ना, सबसे पहले तो मैं अपना रनिंग करता था। सुबह 3:30 बजे खड़ा होना, 4 बजे फ्रेश वगैरह होकर रनिंग करके ना 5 बजे वापस आना। 5 बजे वापस आने के बाद में मैं वहाँ के मैच में मदद करता था। 7 बजे उनको ब्रेकफास्ट करवाना, दिन में 2 बजे, 1 बजे लंच के लिए, और शाम को 7 बजे। बीच में मुझे 2-3 घंटा मिलता था, 2 घंटा, उसमें मैं अपना स्टडी करता था। लेकिन स्टडी में मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपना बुक लेके आया था कि इस बुक में से कुछ भी आएगा, वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, किसी भी टाइप का हो, मैं उसको डेफिनेटली, मतलब अच्छे तरीके कॉन्फिडेंस साथ करूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस फीलिंग हो गया था उसमें। तो वो टेस्ट का समय भी नजदीक आ गया, टेस्ट दे दिया। टेस्ट में ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा। अगर इतने लोगों में से 2, 4, 5 लोगों का भी होगा तो मेरा होगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस हो गया। वो टेस्ट देने के बाद मेरा घर जाने का भी मन नहीं हुआ। अभी टेस्ट देने के बाद भी 1-1.5 महीने रिजल्ट आएगा, 1-1.5 महीने बाद में, फिर भी मैं घर की तरफ मुंह नहीं किया कि नहीं मुझे घर नहीं जाना। मुझे बोला तुम घर जाओ, टेस्ट देके अभी मैं घर से मिल के आ जाओ, तुम्हारा इतना इच्छा है तुम हो जाओगे। नहीं, मेरे को घर नहीं जाना है, मुझे इधर रहना है। मैं गार्डन वर्क बनकर काम करता रहा, तो वहां पर 1 महीने के बाद में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में आया कि मैं बिल्कुल पास हो गया। पास होने के बाद भी उन्होंने 15 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम दिया, 15 तारीख को आपको ज्वाइनिंग करना है। अच्छा। तो भी फिर मैं ज्वाइनिंग करने का टाइम दिया, तो फिर मैं फिर भी घर नहीं गया। मेरा मन नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं ना, दिल में यह है कि अभी मुझे बस ज्वाइनिंग करना ही है इधर। फिर वहाँ के इतना दिन रहते रहते वहाँ के जितने भी ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर्स वगैरह थे, कई लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, उनसे मैं पूछता रहा कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, कैसे करता है। तो बोला कि अभी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो आपका ज्वाइनिंग ही नहीं हो, अभी 15 दिन बाद ज्वाइनिंग। आप एक काम करो, घर जाओ, फ्री हो क्या आराम से, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया हो। मैंने बोला कि सर मेरा तो माइंड फ्रेश इसी से मिलता था, मेरे को करना क्या है बताओ मुझे, घर से आया हूँ मैं तो, और बाद में छुट्टी जाएंगे तो घर ही जाएंगे, लेकिन अभी तो मैं पहले ज्वाइनिंग करूंगा, उसके बाद ही छुट्टी जाऊंगा। उन्होंने देखा कि ये जाने वाला नहीं है, बस इसका माइंड तो इधर ही है, तो ये कुछ नहीं जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, तुम आप फ्री माइंड होकर इधर काम करो। ये वो 15 दिन में बीत गए मेरे, मुझे ज्वाइनिंग मिल गया। जिस दिन ज्वाइनिंग मिला उस दिन बहुत एक अलग फीलिंग हुआ था, इतना खुश हुआ। और उससे पहले 10 दिन पहले मैंने अपनी माँ को भी लेट ली थी घर में। वहाँ मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, मेरा 100 का 100 सिलेक्शन हो जाएगा। वापस फिर मानने की लेटर पढ़ाया, फिर भाई का लेटर आया, छोटे भाई का, कि भाई ठीक है आप जहाँ भी है आराम से अपना नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको ज्वाइनिंग मिल जाए तो एक चिट्ठी और लिख देना। उस समय गांव में कोई भी फोन वगैरह नहीं था, ये WLL का भी उस समय नहीं लगा था हमारे गांव में, छोटा सा गांव था। अगर उसमें इनकेस ऑफ कोई इमरजेंसी होती थी, तो हमारे बाजू में तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गांव है, दुलोट, उसमें जाते थे हम फोन करने के लिए।
और फिर वेट करते, हम किसी दूसरे वो सरकारी फोन करते थे, वो हमारे को बोलते आधे घंटा रुको, मैं उनको बुलाता हूँ, मैं कहूँगा, फिर वो फोन करेंगे। ऐसे ही घर वाले भी फोन करते थे जब इनके सब, नहीं तो बाकी पत्र व्यवहार से ही काम चलाते थे। तो सब सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा फीलिंग हुआ जब मैं क्लोथिंग स्टोर में गया, यूनिफॉर्म वगैरह उन्होंने मेरे को दिया, रिक्रूट का, तो बड़ा फीलिंग हुआ मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बीआरओ से लोग आए, ऐसे करते करते ट्रेनिंग स्टार्ट होने में भी 2 महीने लग गए थे। ट्रेनिंग स्टार्ट होने में 2 महीने लग गए, और उसके बाद में 54 वीक का ट्रेनिंग हुआ। 34 वीक का, सॉरी, फर्स्ट का 34 वीक का ट्रेनिंग हुआ। सब तो पीआरटीसी में उसमें हुआ था? बेसिक ट्रेनिंग, सब पीआरटीसी बैंगलोर में हुआ? पैराशूटिज्म। अच्छा। हाँ, पीआरटीसी बेंगलोर में। मैंने वहीं से छोड़ा नहीं था बेंगलोर को, मैंने तो प्रण करके गया था, बाकी सब पुलिस दूसरी पोस्ट सब छोड़ दिया था। जब मामा का चिट्ठी आया तब मैंने सब कुछ, मेरे को ये हुआ कि ये पैराशूट तो कुछ हटके है, तो अपने को कुछ अलग अलग दिखना है, लोगों से हटके दिखना है। क्यों? करके मैंने प्रण किया था, और वो प्रण मेरा भगवान ने ऊपर सुना भी, पूरा भी किया। उसके बाद में मेरा बेसिक ट्रेनिंग खत्म हुआ, तो ठीक 11.5 महीने के बाद मैं घर आया स्टार्टिंग में। 11.5 महीने के बाद में मैंने परिवार के साथ मिला, तो परिवार को बहुत अच्छा लगा, भी ठीक है, आपने अपना काम पूरा कर दिया। आते ही बैग अपना घर रखा, घर रख कर फिर मैं अपने गांव में मंदिर में गया माथा टेकने के लिए। प्रभु, मैंने अपना काम किया, आपने अपना काम किया। आज मैं स्टेज के ऊपर आ गया। बेंगलोर में पूरा ट्रेनिंग खत्म हो गया, फिर मैं मामा जी छुट्टी के दौरान मामा जी से मिला। हाँ, मैंने बेसिक ट्रेनिंग कर लिया है। तो फिर मुझे कुछ चीज़ों को बता दिया कि भाई आपका एडवांस ट्रेनिंग और चलेगा। एडवांस ट्रेनिंग के बाद में कुछ यूनिट स्टार्ट डिवाइडेशन लगा, तो मामा जी ने मुझे मोटिवेट किया कि अभी आप देख लेना कौन सी यूनिट में जाना चाहते हो, वहाँ पर तो आप अच्छा है कि पैरा स्पेशल फोर्स में जाओगे। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी। उससे पहले मुझे इंस्ट्रक्टर लोगों को मैं वहाँ पर सेंटर में देखता था, तो कोई तो बैरेट कैप लगाता था, तो किसी के शोल्डर के ऊपर कमांडो लिखा होता था, कोई विदाउट कमांडो लिखा होता था। तो वो चीजें हम ट्रेनिंग के दौरान ही डिस्कस करते थे। सर, आपने ये पैरा कमांडो लगाया, इसमें क्या करते हो आप? सर, आपने पैरा कमांडो नहीं लगाया, आप इसमें क्या करते हैं? आपका रोल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस रोल के अंदर? तो मेरे को सब चीजें भाई, ये कमांडो, ये इसका एरिया का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आदमी का, इसका ये होता है। तो उस समय मेरे दिल में बैठ गया था। मेरे मामा ने मुझे मोटिवेट किया कि आपको स्पेशल फोर्स में जाना है, और मामा ने स्पेशली पर्टिकुलर ये बोला कि उसके आपको इतना परफॉर्मेंस करना है कि आपको 10 पैरा मिले। ये बोला, ढूंढते सब अच्छी है, लेकिन बोला जो आपका काबिलियत है, जो आपका तरीका है, उस प्रकार से आपको 10 पैरा बोले। ऐसे तो ऑलरेडी आपको वहां से डिसाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटिवेट करता हूँ इसके बारे में, तो आपको 10 पैरा मिले। तो हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जैसे एडवांस ट्रेनिंग भी खत्म हो गया। हाँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में फिर ये पूछा कि कमांडो में कौन कौन जाता है, वॉलंटियर्स। हमने वॉलंटियर किया। वॉलंटियर के अंदर वहां पर कमांडो कैप्सूल चला 1 महीने का। ओके। वो कमांडो कैप्सूल के अंदर सुबह से लेकर शाम तक फिजिकल एक्टिविटी का कमांडो 10 किलोमीटर रनिंग, 20 किलोमीटर रनिंग, अभी बूट के साथ, वजन के साथ, ये जो चीज थी, तो वो हमने पूरा 1 महीना किया। 1 महीना करने के बाद में यूनिट का डिसाइड हुआ कि आपको कौन सी यूनिट जाना है। तो मुझे बिना पूछे उन्होंने नाम पुकारे, ये नंबर, ये तो मेरा नाम भी आया उसके अंदर कि ये लोग 10 पैरा SF में जाएंगे। इतना सुनते तो मुझे और भी फीलिंग हुआ, अच्छा हुआ मामा जी ने गाइड किया, मेरे दिल में था, और वो मेरे बिना कहे हो गया। ये चीज मुझे सबसे अच्छा लगा। अभी तो इतना खुशी हुआ कि साहब उस दिन दोपहर में खाना भी नहीं खाया हमने, बस खुशी खुशी से झूमते रहे। आज हमने 1 महीने का कैप्सूल कंप्लीट किया, और हमारे को जो मन चाहा था वो भी था। इसका मतलब अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी मुझे अपने आप में अंदर फीलिंग हुआ। होने के बाद में यूनिट में चले गए। यूनिट में जाने के बाद में वहां पर जाते ही ऐसा नहीं, यूनिट में जाने के सामान रखो गाड़ी के अंदर और वहीं से गो, स्टेशन से ही गो पैदल। वो रनिंग करते हुए हम यूनिट पहुंच गए। पहुंचने के बाद में सामान रखा, वो तो हमारे को प्रोविजन के लिए एक अलग से बारीक दे दिया। तो ये यूनिट तक पहुंचने का जो मेन मोटिवेशन था,
ये मेरे मामा जी का, वो मेरे दिल के अंदर भी ये था कि जिसकी कोई नहीं, कि मुझे ये करना ही करना है इसके लिए। वहां तक पहुंचने के बाद में फिर मैंने सांस लिया कि हाँ अभी पैरासेट में आ गए हैं, और अभी अपने आप को बहुत एक उन लोगों से जाकर के मिलने के बाद में कि उसमें से कुछ लोग ऑपरेशन एरिया में थे, कुछ लोग वहां पर थे, सभी पूरा यूनिट्स वहां पर जोधपुर में नहीं था। वहाँ डिसाइड हुआ कि आप इस कंपनी में रहेंगे, ये करेंगे, और ये आपके इंस्ट्रक्टर्स है। इंस्ट्रक्टर्स ने सभी को फोन किया, उसके बारे में बताया कि आपका ट्रेनिंग एरिया ये रहेगा, ये रहेगा, प्रोग्राम्स दे दिया। अभी वहां जाने के बाद में और भी एक अच्छा फीलिंग आई है, कमांडो बनना भी। तो अभी ये सपना अपना नहीं टूटना है कि कमांडो, पैरा का मोटिवेशन था, पैरा मोटिवेशन से अपने स्पेशल फोर्स यूनिट में आ गए। अभी तो कैसे भी करना है और करना ही है, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे फिजिकली और मेंटली तौर से इतना प्रिपेयर रखना है कि मैं इस चांस को नहीं गवाऊं। वो करने के लिए मैं 10 पैरा में जो भी मुझे टास्क मिला, जो भी पूरे प्रोबेशंस को टास्क मिला, हमने सभी लोगों ने ईमानदारी से करते गए। सर, आप 10 पैरा के प्रोबेशन के बारे में बता रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था, और आपके हिसाब से ऐसी क्या चीजें टेस्ट की जा रही है वहां पे जिसके बेसिस पे आपको लिया जाता है प्रोबेशन में? आकाश जी, मैं आपको प्रोबेशन की बात बताता हूँ कि क्या चीज ऐसी जिसके ऊपर लिया जा रहा है। सबसे पहले एक चीज मैंने वहां पर महसूस किया कि इंसान का कोई भी स्पेशल फोर्स में जाने के लिए माइंड सेट बहुत जरूरी है। उसमें ईमानदारी, टैलेंट, ये सब चीजें तो आती है इसके अंदर, लेकिन सबसे मेन रोल क्या है? माइंड सेट। माइंड सेट का मतलब दिमाग, दिल और घुटने एक ही लाइन में काम करें तो आदमी कुछ भी काम कर सकता है। मेरा माइंड बोला, उसने दिल ने नहीं किया, घुटने ने नहीं किया, तो भी मैं नहीं करूंगा। दिल ने बोला, माइंड ने नहीं किया, किसी भी एक चीज ने नहीं किया, तो वो काम नहीं करेगा। सबसे ज्यादा माइंड आदमी हरास कब होता है? माइंडली हरास होता है। अगर माइंड ने ठान लिया ना, तो ये दोनों ऑटोमेटिक उसके पीछे हाँ बोलेंगे। फिजिकल बहुत अच्छा होता है, इतना फिजिकल मैंने नहीं किया, लेकिन माइंड के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, अपने को करना है। और यहां तक सोचता था कि अगर पैर भी टूट जाए, कट जाए, तो भी पैर को उठा के ना अपने को करना है। ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है कि अपने को ये कमांडो प्रोविजन नहीं होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपने आकाश से देखा हो तो हमारे ट्रेनिंग प्रोबेशन ऑफिसर ढबा साहब हुआ करते हैं। उस समय नए नए यंग ऑफिसर कोर्स करके आए थे, वो प्रोबेशन ऑफिसर को डिटेल किया उन्होंने। और अगर आपकी कभी मुलाकात हुई तो साहब से, वो मेरे प्रोबेशन ऑफिसर था, इंस्ट्रक्टर सब अच्छे थे। प्रोबेशन हमारा सर्कुलेट में घूमता था पूरा। उसमें सबसे प्रोबेशन में सबसे अच्छी चीज क्या आती थी? हमने स्किल के बारे में आती है। स्किल वहां पर सभी प्रोबेशन को अलग अलग स्किल दिया जाता था। आप डेमोलेशन करोगे, आप नेविगेशन करोगे, आप वेपन करोगे, आप मेडिकल करोगे। और प्रोबेशन हो उसके बाद में हो, हर एक चीज कमांड स्पेशल फोर्स के अंदर बड्डी वाइज होती है। अकेला आदमी भी कभी भी नहीं करता है, उसका एक बडी होता है। मतलब वो उसका एक ढाल होता है। दो जिस्म है लेकिन उसका ट्रेनिंग एक ही होता है। जिस्म दो हैं लेकिन काम करने का तरीका उनका एक ही होता है। एक आगे से बचाता है और दूसरा पीछे से बचाता है उसको। ये चीज सबसे अच्छी, इसलिए कोई भी फोर्स जीरो एरर के ऊपर काम करती है। जीरो एरर की गलती हो ही नहीं। उसका रीजन ये है कि बडी वाइज। तो हमारे को प्रोबेशन में ही बडी वाइज कर दिया था। ये नेविगेशन का स्किल रहेगा, ये मेडिकल का रहेगा, इसका डेमोलेशन का रहेगा। बेसिकली सभी और हाल होते थे, लेकिन एक्सपर्ट स्किल में ये चीजें सभी की होती थी। गाड़ी चलाने से लेके डेमोलेशन से, वेपन के बारे में, नेविगेशन, सभी के बारे में होता था। लेकिन वो आदमी अपने एक्सपर्ट होता था, ठीक है। और आदमी में ट्रेनिंग के दौरान ही मतलब कितनी चीजें सिखा देते हैं कि वो आदमी कभी जब तक की लाइफ में नौकरी करता है। यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिट में से एक फैमिली है। अगर वो बाहर जब यूनिट किसी दूसरी पोस्टिंग भी आता है तो अपने आप को प्रेजेंट कर सके अच्छी तरह से। और कोई ये 4 लोग देखने वाले ये बोलेंगे, हाँ यार ये 10 पैरा स्पेशल पोस्ट का। ये चीजें प्रोबेशन के अंदर ही उसको कुट के भर देते हैं कि आप बाहर जाओगे तो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे।
वो प्रेजेंट कैसे करेगा? जब उसके अंदर काबिलियत होगी, उसके अंदर ऑटोमेटिक फीलिंग रहेगी, नॉलेज रहेगी उस चीज के बारे में, तो अपने आप उसको उस समय, क्योंकि वो सिनारियो, वो भी एक फैमिली है, पूरी फौज में कहीं जाता तो फैमिली है वो तो, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका अच्छी फौज, मैं नहीं कह रहा वो दूसरी फौज खराब, वो भी अच्छा है, इसलिए हमारा देश चल रहा है, लेकिन स्पेशल फोर्स का जो IQ होता है वो थोड़ा सा बाकी से हाई होता है थोड़ा सा, ये मुझे नोटिस किया मैंने इस के बारे में, वही चीज मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। तो वो चीजें हमने किया ट्रेनिंग के दौरान, सब कुछ सीखा। ऐसी कुछ इंसिडेंट्स भी आई जो कि ऐसे यादगार पल भी रहे, जो कि हम उस चीज के बारे में अभी भी हमें याद है। वो चीजें आपको बताता हूँ कि ट्रेनिंग में हमारे डब्बा साहब थे, वो सब एकदम हार्ड ट्रेनिंग, बिल्कुल सर लड़ाई ट्रेनिंग लड़ाई की तरह, ठीक है। वो साहब बोलते थे कि नाकामी भी मंजूर तो है ही नहीं, और वो हमारे दिल में फीलिंग थी, नहीं है साहब, कमांडो को नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम भी अपने आप को कुछ अलग तरह की दिखाना चाहते हैं। साहब हमसे इम्प्रेस थे, बहुत से इम्प्रेस थे इसके बारे में, और इतना हार्ड ट्रेनिंग। तो साहब एक बार क्या हुआ कि साहब ने ट्रेनिंग के दौरान ही कुछ हमने गलती कर दिया वहां पर, मैं आपको बताता हूँ छोटी स्टोरी। तो साहब ने ऑर्डर दिया कि ठीक है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ऑर्डर दिया कि बोलो ये पूरा प्रोफेशन अपना साइज का जमीन में गड्ढा बनाएंगे, कोई 5 फीट का है तो 5 फीट का गड्ढा बनाएंगे, 4 फीट का तो 4 फीट का गड्ढा बनाएंगे, 6 फीट का 6 फीट का गड्ढा बनाएंगे। सभी ने हमने गड्ढा बनाया, ये नहीं पता कि इसका करना क्या है, फिर सभी को बोला कि सभी इसके अंदर फिट हो जाओ, सभी उसके अंदर जम कर दिया। और फिर दूसरे इंस्ट्रक्टर बोले इनको अभी दबा दो मिट्टी से, सिर्फ गर्दन इतना ऊपर रखा, ऐसे 5 मिनट तो हार्डली रहे, लेकिन वो बाद में मिट्टी क्या प्रेस करने लगी, प्रेस करते रहे, फिर क्या है कि बॉडी का पूरा सब कुछ आंखों के ऊपर आने लगा एकदम, उनका चेहरा एकदम लाल हो गया, इस प्रकार की बातें हुई। तो सर ने भी देखा कि हाँ अभी ये ज्यादा हो सकता है, वो खाली टेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने गलती के सजा में क्या एक्सपर्ट है कि नहीं, ये ले सकते नहीं ले सकते हैं, हर एक एंगल से टेस्ट करेंगे, और वो ऐसे टेस्ट किया कि हमें वो फील नहीं हुआ कि ये पनिशमेंट है ना, एज ए ट्रेनिंग पार्ट, हमने उस चीज को एज ए ट्रेनिंग पार्ट किया, उसमें ट्रेनिंग पार्ट समझ के काम किया। तो ये चीजें मेरे जीवन में यादगार है कि देखो कितना हार्ड काम है। आज हम किसी को सुनाते बोलते नहीं आप 5 मिनट रह नहीं सकते हो गड्ढे के अंदर, ऐसा बोलते लोग, 5 मिनट गड्ढे के अंदर रहना, बोलो सांस एकदम जम जाना, आंखों से ब्लड आ जाना, बात सही है, लेकिन वो अगर टेस्ट करना तो हम आज भी उस चीज को हम खराब करते हैं। ये भी एक मेरा ट्रेनिंग का पार्ट रहा। दूसरा एक छोटा सा यादगार पल और है कि ट्रेनिंग के दौरान मेरे को भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में, और पीछे से घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। अच्छा। मेरे परिवार को ये नहीं पता था कि ये पैरा कमांडो में गया है और ये प्रोबेशन भी करता है, उनको ये पता था कि इसने अभी ट्रेनिंग कर लिया, यूनिट में चला गया, अभी ये सोल्जर बन गया है, ये नहीं पता था उनको कि प्रोबेशन भी होता है क्या। तो करने के बाद में मेरे पास चिट्ठी आई कि भाई ऐसे से आपकी शादी 28 फरवरी की फिक्स कर दिया है। 28 फरवरी का दिन मेरे प्रोविजन के अंडर में आता है। मैंने अपने इंस्ट्रक्टर्स को बोला कि साहब ऐसा ऐसा परिवार से लेटर आया है और मेरी शादी फिक्स कर दिया है। तो इंस्ट्रक्टर भी बोले यार आपको शादी उसमें छुट्टी तो नहीं मिलेगी। ठीक है साहब नहीं मिलेगी तो प्रोविजनल छुट्टी कहाँ मिलती है, कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मेरी ये बात, मैंने आगे कुछ नहीं बोला, उन्होंने आगे प्रोबेशन ऑफिसर्स को पूछाया तो मुझे फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मिले, तो आपका शादी तय कर दी। हाँ साहब आपको छुट्टी तो नहीं मिलेगी। नो इश्यू सर, कोई बात नहीं मिलेगी। तो मैंने भी एकदम मतलब ऐसे बोले नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने घर वालों को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था साहब, वहां से कहाँ लेटर डालेगी, क्या करेंगे, कोई बात नहीं है। टाइम बीतता चला गया। फिर 15 दिन के बाद में शादी का कार्ड भी आ गया बाई पोस्ट। अच्छा। फिर मैंने वो इंस्ट्रक्टर को दिया कि सर ये देखो मेरा तो कार्ड भी आ गया, अभी मैं क्या करूं। अभी उन्होंने बोला दिखाओ कार्ड लेके दिया। और फिर दूसरे दिन डिसीजन आया कि फिर उस सर मुझे मिले घूमते फिरते, भाई शादी आपको ये तो गलत कर दिया। आपको पता है कि 6 दिन तक अगर आप प्रोबेशन में लेट होते हो, मिस हो जाते हो, तो आपको प्रोबेशन से आउट कर दिया जाएगा, प्रोबेशन से।
हाँ सर, तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा अभी, मैंने बोल दिया। और मैंने घर वालों को लेटर भी किया, भाई अभी शादी को कैंसिल करो, लिख करके ना। लेकिन वो घर वालों का लेटर तो वहां पर नहीं पहुंचा, पता नहीं पहुंचा, मुझे भी नहीं पता उस चीज के बारे में। लेकिन घर वालों ने 28 तारीख की शादी थी, तो 25 तारीख को वहां पर एक आदमी को भेज दिया, कहाँ पर, भाई हमारा बेटा जोधपुर में है और आप जाओ। लेकिन हम जोधपुर में नहीं थे, हम फील्ड में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे इसके बारे में, प्रोबेशन। उनको नहीं पता था, तो वो जाकर के ना वहां पर बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रोबेशन करने, ऐसा भी नया टुकड़ा आया देशराज। तो बोले साहब वो तो प्रोबेशन में है, प्रोबेशन यहाँ नहीं हो तो आउट ऑफ सेशन में है। तो बोले साहब कैसे भी करो, उनकी तो 28 तारीख की शादी है। तो ऐसा करने के बाद में वो मेरे पास मैसेज गया वहां पर, मेरे पास नहीं गया, पहले इंस्ट्रक्टर के पास गए, एसएसएस की शादी है, घर से आदमी आया हुआ है। घर वालों ने हमारे अंकल को भेजा, वो भी वेटरनर थे। अभी आपको पोज के बारे में पता है और आप जवाब लेके आओ, हमारे कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो उन्होंने फिर जाकर के ना इंस्ट्रक्टर को बताया, तो सर ने मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और उस दिन 26 हो गया, सुबह 26 को दोपहर में हमारे को लॉन्च कर दिया, और पूरे प्रोबेशनर्स को एक टिल्ले के ऊपर फॉलिन किया। टिल्ले में फॉलिन किया, तो टिल्ले में फॉलिन किया, तो फिर एक जिप्सी बाजू में खड़ी कर रखी, सर आए थे उसमें, और बोला कि देश आज क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सभी कमांडो ठीक है। यस सर, जोर से चिल्लाई। तो बोला ठीक है, आप लोगों के पास पानी कितना है? सभी ने लिखा कि आधा बोतल है, किसी ने थोड़ा सा कम है, 1 लीटर पानी, 24 घंटे में 1 लीटर पानी होता था। तो ठीक है, अभी की टाइम से लेकर के ना अगले 24 घंटे के लिए अपना अपना बोतल फुल करो। मैंने बोतल फुल कर लिया, सभी प्रोफेसर ने, सभी ने सर्कल में खड़ा होकर बोतल को फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद में बोला कि ठीक है, अपने अपने बोतल से सभी एक एक ढक्कन निकालो पानी का, बोतल का ढक्कन, और निकाला, और ऊपर से बोला सभी लोग ऐसे पियो, और पीने के बाद में बोलो ये जाम देशराज के नाम। सर ने इतना बोला तो मुझे गुस्सा कि हाँ अभी मुझे सर छोड़ने वाले हैं, मुझे भी लगा। और ये बोला अगले 24 घंटा फिर आपका ट्रेनिंग रहेगा, 24 आवर्स में इसी बोतल में आपको स्पेंड करना 24 आवर्स। तो उन्होंने, ये तकरीबन शाम को 4 बजे का टाइमिंग था उसमें। तो वो टिल्ले पकड़ा के सभी ने पानी पिया, मेरे को तो बोले कि आप जाओ इस गाड़ी में बैठो, इतना ही बोला, कुछ नहीं बोला। और उनको फिर आगे का रूट दे दिया कि अगले नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद में इधर ही मिलेंगे। तो जैसे ही मैं वहां से निकला, तो मैं जैसलमेर स्टेशन पे आया। स्टेशन पे अपना जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस चलती है वहां से शाम के टाइम में। उसमें बैठ करके ना, तब तक इंस्ट्रक्टर मेरे को छोड़ने के लिए, मुझे भी इतना नहीं पता था, छोड़ने के लिए आया। छोड़ने के बाद उन्होंने जोधपुर जो मेरे अंकल जी आए थे, उनको भी फोन किया कि तुम एक काम करो, रेलवे स्टेशन आया जोधपुर के, और ये आपको इस डब्बे में बैठा हुआ मिलेगा, आप इनको आप टिप कर लेना। तो वहां से उनको छोड़ने के लिए एक आदमी को, वहां पर हमारा स्टेशन पे मुलाकात हुआ। तो फिर हम पहुंचे, रात भर पहुंच करके ना सुबह हम घर पहुंचे 10 बजे। उसमें 27 हो चुका था, 27 10-11 बजे के आसपास से वहां पर भी घर वालों ने रजिस्ट्रेशन चालू कर रखा था खाने का लिए। अपने हिंदी भाषा में वहां पर गाँव को मेड़ बोलते हैं, इसको अपन रिसेप्शन बोलते हैं इसके बाद। वहां पर गया तो घर वालों को भी ये टेंशन था कि शादी में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 5 दिन पहले लगन होना था, वो भी बिना ही मेरे लगन हो गया, खाली कपड़ों के हिसाब से, पर उनके ऊपर हो गया। मैं उस लगन में 5 दिन पहले पहुंचते, वो भी नहीं पूछा, कोई शादी का रस्म नहीं किया, और प्रतिभोज भी स्टार्ट, वो खाना भी स्टार्ट हो गया वहां पर। अभी क्या करें, घर वाले भी टेंशन में थे। लेकिन जैसे मैं पहुंच गया, तो फिर घर का भी रौनक थोड़ा सा बिल्कुल चेंज हो गया एकदम। और घर वालों ने भी वहां भी मैसेज दिया कि भाई सामने वाले के, लड़की वाले के भी, क्योंकि वो भी टेंशन में थे, नहीं आया अभी तक तो क्या होगा। वहां भी मैसेज दिया, तो उन लोगों में भी खुशी की लहराई भी, ठीक है। और अगले दिन हम शादी करने चले गए। फिर उसके बाद में 3 दिन करके ना, मैं 5 दिन के अंदर वापस आ गया। अच्छा। वापस 5 दिन में शादी करने के पूरा इवेंट्स, 27 का मेरा छुट्टी, 28 का, और फिर 1 2 3 को वापस। नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं प्रोफेशन से पीछे हट जाऊंगा, मुझे तो करना। उसके बाद हम प्रोफेशन में आकर के ज्वाइन किया, और मेरे को प्रोफेशन में शामिल किया, और जो भी मुझे टास्क मिला, जो भी किया, वो मैंने बिल्कुल
अच्छे तरह से किया और सभी लोगों में भी ये चीज की खुशी थी कि भाई ठीक है तुमने प्रोफेशन से पीछे नहीं हटे उस चीज के बारे में। ये ट्रेनिंग के दौरान एक बहुत ही दोनों चीजें थी, ये बहुत ही मतलब आज भी मैं याद करता हूँ तो हाँ यार, नहीं तो आज इतना दिन में शादी कौन करता, 3 दिन में 5 दिन में कोई भी नहीं करेगा। सही बात। ट्रेनिंग का इतना पार्ट, ये चीजें मैं उसमें बहुत ही आज भी याद है मेरे को। सर आपके कॉलर पे मेरे को बलिदान दिख रहा है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? और प्रोबेशन खत्म होने के बाद आपको जब दिया गया था तब आपकी क्या फीलिंग था? ये आकाश जी, जो ये बलिदान है, ये एक स्पेशल फोर्स का सेक्रीफाई है। उसमें क्या है कि जैसे मैंने प्रोबेशन कंप्लीट किया तो वहां पर मैंने पूरे बलिदान किया, तो वहां का कमांडिंग ऑफिसर उसको ऑथराइज करता है कि भाई ठीक है, आपने आज हमारे सभी मापदंड पूरे कर लिए हैं और एक यूनिट के आप इस परिवार के मेंबर बन गए हैं। ठीक है, आपको जहाँ भी कहीं भेजा जाएगा कुछ जाएगा तो उसमें आप कभी ना नहीं बोलोगे। तो ना तो बोलने का हमारा कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बलिदान परेड हुआ, जब ये बलिदान लगाया तो हमें ये फीलिंग हुआ कि आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए हैं अपने देश के लिए। 12.5 लाख आर्मी है, हम बात करें तो 12.5 लाख आर्मी है, लेकिन हम उनमें से भी कहीं न कहीं 2 कदम आगे हैं। इतना फीलिंग होने के बाद में तो सब मन एकदम इतना खुश रहा और काम करने का तरीका हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट हो गया था, डिफरेंट हो गया। कोई भी काम हो जब बिल्कुल दौड़ के करना, चटकी से करना, आंसर तुरंत देना किसी भी चीज का, क्योंकि वो चीजें हमने पूरा ट्रेनिंग के दौरान बिल्कुल सीखा था उस चीज के बारे में और सुना था भाई। उसमें तो कुछ मोटिवेशन की क्लासें होती है, मोटिवेशन हाल होते हैं, उसमें पढ़े हमने देखे, तो एकदम बिल्कुल अलग फीलिंग हुआ कि भाई ठीक है, आज मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ और देश के लिए आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी रास्ते से जाके कर सकता हूँ, पैदल भी जाके कर सकता हूँ, बाई एयर भी कर सकता हूँ, जल के जरिए कर सकता हूँ। वो चीजें मुझे एक अलग बहुत ही फीलिंग हुआ उस चीज में। सर आप एक पैराट्रूपर भी थे, तो और आपका जो मोटिवेशन था वो भी एयरक्राफ्ट से जो जंप करने का जो स्टोरी आपने सुना था मामा से, तो वहां से आया था। तो आपका जो पहला जंप एक्सपीरियंस था तो वो कैसा था? आकाश जी, मेरा जंप एक्सपीरियंस भी मामा से सुनना और करने में बहुत फर्क होता है। ये मैंने अपने आप में फीलिंग किया। तो ये बोलता है कि मैं ऊपर से कूदूं, डर लगता ना, जो अगर इंसान होता है उसको तो डर लगेगा, तो बोलता नहीं मैं तो ऊपर से पहले कूद गया, डर नहीं लगा। ये मैंने नहीं देखा, मुझे खुद को डर लगा, स्ट्रेस हुआ, मैंने आपको कंट्रोल किया। पहले हमारा क्या हुआ, वहां पर आगरा में गए तो वहां पर 24 वीक का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद में 3 वीक के बाद में 4th वीक के अंदर एयर एक्सपीरियंस करवाया जाता है। वहां पर एयर एक्सपीरियंस किया हमने, उसमें विदाउट पैराशूट होता है। फिर आकर के ना खाली पीछे से गेट खुल के दिखाते हैं, देखो बाहर का सिनारियो ऐसा दिखता नीचे का, आप देखोगे तो प्लेन से उसमें फील हो कि हाँ यार ये है तो कठिन काम। और मेरे को क्या, मैं सोचता हूँ कि वो आज भी सोचता हूँ कि मेरे को नहीं, सभी को ये फीलिंग होता होगा कि भाई ठीक है, बोलने का तो मैं बोलूंगा कि नहीं मैं कूद जाऊंगा, लेकिन एक बार आदमी को थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होने के बाद में आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। ये चीज एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। तो पहले मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, मैंने वहीं पर ट्रेन में बैठे बैठे हमने वो चीज शेयर की, देखिए है तो कठिन काम, तुम्हारे दिल में कुछ हो रहा है। हाँ यार मेरे दिल में चंद सेकंड के लिए तो हुआ, जैसे टेक ऑफ हुआ, क्योंकि हम तो फ्लाइट के अंदर फर्स्ट टाइम बैठे थे, वो टेक ऑफ हुआ उसी समय हुआ वो। ठीक है, फिर हम घूमे, देखो ऊपर से देखे तो नीचे देखो मकान भी, घर भी, गांव भी देखो कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। वो चीजें हमने एक दूसरे को प्लेन में शेयर किया। हाँ यार ये बात भी सही है। वहां पर इंस्ट्रक्टर लोग पूछते कि जंप करोगे, हाँ सर बिल्कुल श्योर करेंगे, ऐसा बोले, और डर भी लगे। ये एक्सपीरियंस के दौरान हुआ। जब हमारा फर्स्ट जंप हुआ तब सबसे पहले सभी को डर लगा, लाइन में थे, पहले इंस्ट्रक्टर आता है, उसके बाद में पैराट्रूपर्स आता है। पहले इंस्ट्रक्टर अपने सामने से डेमो देता है अकेला, फिर एक राउंड लेगा प्लेन और फिर दूसरे पैराट्रूपर्स को जंप कराएगा। जब उन इंस्ट्रक्टर्स ने हमारे सामने जंप किया तब और भी हमें अच्छा फील हुआ। देखो जब इंस्ट्रक्टर हमारे सामने मोटिवेशन बन करके हमारे सामने ऐसे जंप कर रहा है तो हमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए
एक पैराट्रूपर होने के नाते, वो बीच बीच में वो भी पैरा छतरी माता की जय, दुर्गे भवानी की जय, ये सब चीजें चलती रहती थी। और लेकिन जब उन्होंने जंप किया तो एक अलग फीलिंग आया, इजी जंप, इजी है, क्योंकि जब प्लेन उड़ता है, गेट खुलता है, तो चंद सेकंड के लिए एक बार स्ट्रेस होता है आदमी को, लेकिन वो तुरंत कर, जैसे जंप किया उन्होंने तो स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल गायब हो गया एकदम। जब सर ने हमारे सामने जंप किया तो हम तो क्या है, तुम कूदेंगे हम, जैसे हमारा टर्न आया तो टर्न टर्न कूद गई। बस अभी मन में एक ही था कि अगर इमरजेंसी हो गई हवा में तो अपन क्या करेंगे। इंस्ट्रक्टर ने पूरा सिखाया, तो जब क्या हमने ग्राउंड में सिखाया वो चीजें हवा में लागू कर सकते, ये एक माइंड में क्वेश्चन रहता था उस समय। जब पहला जंप हुआ उस समय क्वेश्चन था, जब देखा कि हाँ कितने बेसिक जंप यहाँ से यहाँ होता है, वो बेसिक जंप था, 1250 फीट से होता है, तो इतना टाइम लगता है, उसके बीच में क्या क्या उसको कितना हम टाइम में टैकल कर सकते हैं। जब हम कूदे तो वो चीज भी फंडा फर्स्ट जब में क्लियर हो गया कि अपन कूदेंगे, ऐसा कोई इमरजेंसी आएगा तो अपन इजीली वो भी हल कर सकते हैं। ये वो इंस्ट्रक्टर को देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद में जितने भी जंप करे, नाइट जंप भी किया, डे जंप भी किए, फिर उसमें कोई ऐसा इशू भी नहीं आया, और बिल्कुल फीलिंग के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ में जंप किया मैंने खुशी से। और मैंने पूरा एक दूसरा को देख करके मैं पूरे कमांडो छतरी माता की जय, छतरी माता की जय काउंटिंग के साथ, जैसे एग्जिट गेट पे आता है तो 1000 2000 इंस्ट्रक्टर का सख्त था कि 1000 तो बोलना ही है। 1000 का रीजन क्या है कि आप 4 सेकंड का वफा दोगे, 4000 बोलोगे तो आपका पैराशूट आप देखोगे आपको ऑटोमेटिक खुला हुआ दिखाई देगा, बेसिक रहती है। तो हमें वो 1000 तो इंस्ट्रक्टर को सुनता था, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं सुनता था, लेकिन फर्स्ट तो सुनता था, हम उसको बिल्कुल फॉलो करते थे उस चीज को, और वो चीज बिल्कुल सही भी था। सर को कभी कभी हम बोलते सर हम तो ये अगर नहीं बोले तो भी बोला नहीं, अगर बोलना इसमें जरूरी है ताकि आपको ये आइडिया आएगा, इनकेस ऑफ आपका पैराशूट नहीं खुलता है तो आप बोलोगे कि मेरा 4 सेकंड हुआ है नहीं खुला है, आप नहीं बोलोगे तो आपको इतना जल्दी आइडिया नहीं आएगा। हाँ, सही बात। इसमें तक आप हवा के अंदर काफी ट्रेवलिंग कर लिए होंगे। तो बोले ये बहुत कंपल्सरी, ये चीज का उन्होंने मुझे हमें कंसेप्ट क्लियर किया, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज थी उस चीज के बारे में। समझ गया सर। सर जब आपने नया ज्वाइन किया था पैरासिफ में, तो आपकी टीम के साथ जब आप पहली बार कॉम्बैट में गए थे तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब पहली बार आप गए थे? आकाश जी, हम भी जैसे यहाँ से बेसिक जंप हुआ तो उस समय हमारी टीम ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय, जिस टीम में मैं डिटेल हुआ वो ऑलरेडी JNK में डिप्लॉय थी, तो वहीं से सीधा हमारे को वहां भेज दिया गया ऊपर। टीम ने ट्रांजिट कैंप होते हुए पहुंच गए, और जब हमारे को ऑपरेशन के लिए भेजा गया तो उस समय एक ऑपरेशन बड्डी वाइज नहीं होता, पैरा स्पेशल फोर्स कोई भी हो बिना बड्डी के कुछ होता ही नहीं है। स्क्वाड और बड्डी ये दो चीजें होती हैं। तो हम गए वहां पर, एल ऑपरेशन में गए, चलते गए, ठीक है पहाड़ियाँ चढ़ना, लेकिन इसमें कि स्पेशल फोर्स का वसूल भी होता है कि रात अंधेरी हमारा साथी। इस मोटो को भी फॉलो बहुत करते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हम उस मोटो को फॉलो करते हैं। तो रात में तकरीबन वो पूरा हिल एरिया है, पूरा हिल एरिया इतना प्लेन की तरह से नहीं चल सकते उसके अंदर, और सबसे मेन चीज होता है कि सरप्राइज मेंटेन करना। तो वो चीज हम रात भर चले, जो पॉइंट मिला था वहां पर जाकर के हमने अपनी एक्टिविटी की। एक्टिविटी करने पर थकान तो महसूस हुआ, लेकिन जो मैं नया था तो मेरे साथ में एक पुराना दिया गया सीनियर आदमी, ताकि ये बेटी आपको, उसने मुझे पूरा मोटिवेट किया। वहां से हमने पढ़ा था ठीक है टेक्निकल हालत में क्या कैसे चलना है कैसा नहीं करना है, लेकिन उन्होंने मुझे ग्राउंड में एक एक छोटी छोटी चीजें समझाई, बेसिक चीजें, ये चीजें आपको आज नहीं पूरी लाइफ कमाने वाली चीजें समझाई। चलने का तरीका, दबे पैर चलना है, किससे कोई ऑब्स्टिकल आता है उसको कैसे क्रॉस करना है, ये सब चीजें उन्होंने बताई। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही अलग था, वो भी ट्रेनिंग से भी हटके हो, क्योंकि वो चीजें ट्रेनिंग में सीखी वो हमने ग्राउंड में किया अभी, लागू किया अभी। तो वहां पर गए, वहां पर फिर जाकर के ना ऑब्जर्वेशन का तरीका, वो सब चीजें। तो अभी मैं फिर उसको दिन में क्वेश्चन करता था, सर अभी
फायर करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, कोई आएगा वो बताए, उसने सब चीजें बताई, कैसा क्या होगा, कौन टेररिस्ट होगा, किस बेस में होगा, क्या होगा, वो सब चीजें। और ऐसा नहीं कि अपन सभी लोग आए तो सभी फायर करेंगे ना, अपने को एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल करना है। जरूरी नहीं कि अपन जिस मिशन के लिए बैठे हैं वो मिशन के लिए वो टेररिस्ट इधर से आए, वो टेररिस्ट अपनी कोई दूसरी पार्टी के साथ में जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा तो अपन फायर थोड़ी करेंगे। अपना जो एआर अपन जो अपने सामने से आएगा कोई अपने को उसको अपने को दिख नहीं रहा तो अपने को गोली फायर चलाने में कोई मतलब ही नहीं है। वो चीजें वो मेरे को समझाते रहते थे इस चीज के बारे में। वो कुदरती उस ऑपरेशन में कुछ नहीं हुआ, ये चीजें करके ना बहुत फीलिंग। उसके बाद में डीवी उन्होंने लोकेशन में आने के बाद ही बताया कि देखो ये कुछ गलतियां हमने किया, वो गलतियां भी उन्होंने बताया कि, ताकि हमने पूछा भी इसके बारे में कि और हमने क्या क्या गलतियां की, क्या करना चाहिए। बोला आपको धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन आज आपने ये गलतियां की, वो गलतियां दोबारा नहीं करना है। बिल्कुल सही है। दूसरे ऑपरेशन में गई, दूसरे में फिर ऐसे ही एक मुठभेड़ हो गया। सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास, रात भर चले, 5 बजे के आसपास में बैठे तो जैसे मुठभेड़ हुआ। तो लेकिन वो मुठभेड़ क्या है, हमसे दूर था थोड़ा सा, दूसरी पार्टी से हुआ, हमारी टीम की पार्टियां, हमारी पार्टी दूसरी, उससे हुआ। तो फिर मैं बोला कि सर अपने को भी फायर करे। फायर खाएगा करेगा भाई, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, अपनी टीम को उधर से फायर आ रहा है, वो कर रहे हैं ना, वो भी तो कमांडो है, वो भी तो कर रहे हैं ना। बोलो ठीक है सर। मैं चुप हो गया वहां पर। बोलने के बाद में आया कि बोला आपको एकदम ऐसा नहीं होना है, आप नए हैं, ठीक है, यंग ब्लड है, सब कुछ सही है, अच्छा है, और फायर करना है, लेकिन आपके सामने आए तब करना है, या फिर मदद की जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास में कम्युनिकेशन का साधन है, मैं आपको बताऊंगा कि अपने को कहाँ शिफ्ट होना है यहाँ से। बिल्कुल सही बोला कि उन्होंने बताया कि आप गोली से तेज तो नहीं भाग सकते हो। ठीक है सर, ये भी मैंने को उनसे ये चीजें सीखी। इसके बाद तीसरी बात, फिर दोबारा हम बार बार जाते रहते, क्योंकि एक बार वहां पर चले गए तो 5-6 महीने से पहले छुट्टी आना नहीं है, वापस आना नहीं है। तब तक के लिए जैसा देश वैसा बेस, जिस प्रकार का एरिया था उस प्रकार से हम उसको बार बार ऑपरेट करते रहते थे। तो एक दिन फिर ऐसे ही हो गया कि हम गए पूरा टीम के साथ में, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ में, लेकिन फिर कोई इमरजेंसी काम होने से वापस आना पड़ा सभी को। लेकिन प्लान किया कि टीम कमांडर ने कि भाई सभी लोग तो क्या करेंगे, एक काम करो, टीम को 2 भागों में डिवाइड कर दो, सरप्राइज भी लॉस्ट होगा तो भी अपना मेंटेन हो जाएगा। पहली बात तो हुआ नहीं है, फिर भी बोला कोई बात नहीं है, 2 भागों में डिवाइड कर। एक टीम को वहीं हाइड कर दिया, दूसरी टीम गांव के बीच से होते, ताकि उनको ये दिखाया कि यहाँ पर फौज आई थी लेकिन वो चली गई है। और वहां पर स्पेसिफिक ये थे कि गांव में, इस गांव में लोग आते हैं, ये इनका टाइमिंग आने का जाने का। तो वहां पर हम लोग वहीं पर रोक दिए गए हमारे को। लेकिन फिर उनका भी मन नहीं मांगा कि भाई आते हैं, बात सही है, और ये लोग कैसे। तो वो भी फिर रात को फिर वो चल दिए, बोले कि उन्होंने मैसेज दिया कि भाई ठीक है, हम आपके सपोर्ट के लिए आपके इधर ही लगे हैं, दूर नहीं है आपसे, आपको कुछ भी ऐसा कुछ होता होगा तो हम आपको पक्का कम्युनिकेट करेंगे। तो जब जैसे ही सुबह हुआ, उनको ड्रिल थी, सेट पैटर्न ड्रिल थी उनकी भी, आज ये वाला रास्ता इस्तेमाल करना, वो कल वो रिच इस्तेमाल करना, पहाड़ी एरिया था पूरा, वो इस्तेमाल करना। तो जैसे ही आए तो स्क्वाड, हमारा स्क्वाड ऑलरेडी आगे डिप्लॉयड था, तो 2 लोग दिखाई दिए। तो दोनों स्क्वाड सामने से जैसे गुजरे, क्योंकि वहां पर अपन ये करेंगे विजुअल एरिया ज्यादा नहीं होता, वहां पर 10 मीटर 15 मीटर हार्डली, नहीं तो 5 मीटर भी होता है। तो जैसे रिच के सामने से गुजरने लगे तो स्क्वाड वहां पर था, 2 स्क्वाड लगे हुए थे। तो पहले स्क्वाड के पास में उसने भी काउंटिंग किया कितने लोग आ रहे हैं, देखे कि 2 से फालतू दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक स्क्वाड को एक ने क्रॉस कर दिया, आगे वाले के पास लगे, पीछे वाला उस पीछे आगे वाले के पास में आया, तो दोनों ने एक साथ फायर खोल दिया। फायर खोलते ही सपोर्टिंग रास्ता में ऑलरेडी हम खुद थे, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होता है वो पहली गोली का ही होता है, उसके बाद तो फिर क्या होता है उसको ढूंढने वाली बात आती है।
अगर पहली गोली इफेक्ट कर गई, उसके ऊपर लग गई, तो मजा लगे उठ के भग जाए, कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसको दोनों स्क्वाड ने एक साथ ऐसा फायर किया कि दोनों एक साथ गिर गए हम। और फिर ऊपर से कंटिन्यू फायर, और विद इन 30 सेकेंड में फायर स्टॉप, कोई मूवमेंट नहीं किया। अभी दिख रहे हैं सामने गिर गया टेररिस्ट। तो एक समय तो दिल में यह है यार, ये तो गलत काम हो गया, लेकिन एक ये नहीं है गलत काम नहीं हुआ, हमने गलत आदमी को मार दिया है, वो सही हुआ देश के लिए। क्योंकि ये हमारे देश को, हमारे लोगों को गलत गुमराह कर रहा था, गलत फायदा उठा रहा था। जो आज जेएंडके में लोग हैं वो भी तो हिंदुस्तान के ही हैं, बाहर के थोड़ी हैं, वो भी हमारे भाई बहन जैसे ही है, भाई बहन है ही है, जैसे भी क्या है। उनका गलत फायदा उठाना, उनको लूटना, उनके घर में जाकर घुस कर खाना खा देना, राशन उठा ले जाना, बहन बेटे के साथ छेड़खानी कर देना, ये चीजें क्या ये गलत है। और अपन ने इसका सही किया, इसका खात्मा करने में बहुत अच्छा किया। तो वहां पर मेरे साथ में उस समय मेरे पास में अपन भी क्या सपोर्टिंग जीपीएमजी था, और वो मेरा फेवरेट हथियार भी रहा है, एमएमजी का मॉडिफाई रूप है। तो बोला क्या सोच रहा है, मेरे जो बड्डी था वो क्या सोच रहा है, वो सर कुछ नहीं है सर, नहीं बोला ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बोला ऐसा होता है इसमें, कभी कभी आता है आदमी को कि हमने इसको मार दिया तो सर आपको क्या पता। बोला कि ना ऐसा, बोला फर्स्ट टाइम में किसी के साथ होता, सबके साथ ऐसा ही होता, आपके साथ नहीं होता है। मैं हूँ तो मेरे भी ऐसा ही बात है। बोला अभी दूसरा कोई नया कमांडो है, उसे देखा उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये एक हमारा धर्म है, इसको तो अपने को इसी काम के लिए अपने को स्पेशल फोर्स की पहचान यही बनाई गई है कि जहाँ पर दुर्गम रास्ते हैं उसको अपन ऑपरेट करें, इसीलिए बनाया गया है। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बाद में तो सब तक 8-9 बज गए, उनको खींच करके रस्सी बांध के नीचे लेके आना, गाड़ी में डालना, लोकेशन तक पहुंचाना, सभी को वो चीजें मौजूद था। उसके साथ साथ में लेकिन वो भी डर रहता था कि क्योंकि हमने उसको कम से कम मारने के 1 घंटा बाद तक कुछ भी नहीं किया, ताकि ये ऑब्जर्वेशन करते रहे कि क्या इनका कोई और कोई इनके जो टेररिस्ट है दूसरे वो आने वाले हैं, कोई सपोर्टिंग दस्ता है, क्या है, फायर फाइटिंग हुआ, इनका कोई OGW है, वो कहीं इंफॉर्मेशन दे रहा हो उसके प्रति कुछ इस प्रकार से। और वो गांव के नजदीक था, गांव में कुछ अलग से कुछ सिग्नल आ रहा हो, वो सब चीजें नोटिस करने के लिए साइलेंस में थे। वो चीजें करके फिर वो घर के लेके, तो ये पल उस समय गए तो एक मेरे लिए बहुत ही यादगार पल रहा उस समय जाते ये 2-3 अपने स्टार्टिंग, क्योंकि ये सभी चीजें एक हफ्ते के अंदर ही हो गई पूरी। अच्छा हाँ, इसलिए ये मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा ये चीज मेरे को। आज ठीक है यार, अपन ने वो सब जैसा ये हम जो लोग कहानी सुनते थे वो फिर मेरे माइंड में, हाँ देखो लोग बताते थे, आज अपन ने कर दिखाया वो चीजें, अपन ने किया है जो बताते थे वो और किया, और फिर पूछा कि और भी अच्छा करना। फिर तो उसके बाद तो और भी बड़ा दिल खुल गया था, अभी कैसे ऑपरेट करना है। वो एक बार जब 1-2 बार गए, ऐसा मुठभेड़ नहीं हुआ था इतना बड़ा, तब इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला जितना कि इस मुठभेड़ में एक्सपीरियंस मिला। ये तो अपने आप ही मिलता है एक्सपीरियंस, और समय समय के ऊपर सभी सीनियर्स मोटिवेट करते गए इसके बारे में, आने वाली सिचुएशन के बारे में, ये अपने सामने ये आएगी तो हम कैसे टैकल करेंगे। तो उस समय कभी बहुत अच्छा फील हुआ सर। समझिए सर, इसके बाद फिर आप NSG में भी गए थे, तो वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? वहां पे भी प्रोबेशन होता है, तो वहां पे फिर से क्या चेक करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आकाश जी, जैसे NSG भी अपनी बहुत ही बड़ी संस्था है, पूरी दुनिया में जानी जाती है अपनी NSG, आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हिंदुस्तान की, मतलब ये 2 तरीके से काम करती है, एक एंटी हाईजैक तरीके से काम करती है और एक एंटी टेररिस्ट, अपने स्पेशल एक्शन ग्रुप 2 यूनिट आती हैं, एक एंटी हाईजैक और एक एंटी टेररिस्ट। तो उसमें भी सेम स्पेशल फोर्स की तरह से उसका प्रोविजन होता है, उसके माप उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, QR होता है उसका, वो सेम एज ए स्पेशल फोर्स रैंक वाइज एज के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी, और उसमें थोड़ा सा और भी चीजें क्या होती है, 1-2 चीजें होती है कि CQB की चीज होती है, क्लोज क्वार्टर बैटल होती है, छोटी मुठभेड़ की लड़ाई,
क्योंकि वो चीजें इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं इसमें, ठीक है। तो वो चीजें, वो भी पूरा 3 महीने का प्रोसेस होता है। और वो चीजें, तो मैं जब वहां पर गया उस समय अपना ये कारगिल वार खत्म हुआ था। कारगिल वार खत्म करने के बाद में हल्का सा नॉर्मलाइज हुआ था, तो कुछ वैकेंसियां आई, तो यूनिट ने नाम रिकमेंड किए, उनका टेस्ट वगैरह भी लिया कि भाई ये जाकर के ना वहां पर खरा उतरेगा नहीं करेगा उसको। लेकिन मैं वहां भी जाने के बाद में यहाँ भी जब उसमें ये फीलिंग किया है कि स्पेशल फोर्स से ज्यादा फिजिकल मेरे ख्याल में तो कहीं नहीं होता है। फिजिकल वहां पर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो स्पेशल फोर्स का स्टैंडर्ड है उसके से ज्यादा कहीं नहीं होता है। वो चीज मैंने वहां पे, तो फिर वहां पर प्रोबेशन में हमें कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर हम सीखने वाली बातें क्या थी, सीक्यूबी में क्लोज क्वार्टर बैठने, हथियार के साथ में बिल्कुल नजदीक से कैसे। वहां पर एक दो चीजें क्या है, टारगेट को पकड़ के फायर करना, वो स्पेशल फोर्स में होता है टारगेट को पकड़ के फायर करना, लेकिन वहां पर स्पेशल फोर्स तो हालांकि जबकि दूर से होता है, वहां पर नजदीक से होता है। आप 10 मीटर के ऊपर आपके पास में, 5 मीटर के पास में, तो आप उसको कैसे वहां पर विदाउट एम लेकर के ना, खाली वेपन के साथ में आप उसको लेकर के नाक के पास लेके जाओगे तब तक तो बहुत सारा टाइम बीत गया। उसको लिया और टक सामने से कैसे फायर करो, वो चीजें वहां पर और भी सिखाई हमारे को। अपन को अलाइनमेंट करना और डायरेक्ट फायर करना विदाउट एम लेकर के, वो चीजें सही है। तो हमने 3 महीने का पूरा प्रोसेसिंग किया और फिर हमारे को सिलेक्शन किया 52 एनएसजी के लिए। अच्छा, 52 एसएसजी स्पेशल एक्शन ग्रुप के लिए, जो कि एंटी आईजेक का काम करती है। तो जब 24 दिसंबर 99 को हमारा प्रोविजन खत्म हुआ वहां पर, तो वहां से प्रोविजन खत्म करके हम सीधा दिल्ली पहुंचे। तो वहां पर अलर्ट लगा हुआ, वहां पर हमें प्रोविजन करते हैं कि हर एक स्क्वाड्रन एट ए टाइम अलर्ट में रहता है, कोई भी कुछ इश्यू होता है हाईजेक संबंधित तो उसको टैकल करता है। तो वहां पर सभी हम जैसे पहुंचा तो वहां पर अलर्ट लगा हुआ, वो स्क्वाड नंबर 1 स्क्वाड्रन वो दिन होकर के ना वहां पर खड़ा, और वहां पर एक मेजर साहब उनको ब्रीफिंग कर रहे थे। तो हम जैसे वहां से गाड़ी से उतरे तो देखा कि ये लोग फॉलिन हो रखा है, तो कोई बोल रहा है कि ये ट्रेनिंग का अलर्ट है, कोई बोला कि नहीं ये वास्तव का अलर्ट है। लेकिन जब हम वहां पर, हम भी उनके पीछे फॉलिन कर दिए गए हमारे को भी, लेकिन सुनते गए तो ये पता लगा कि एक्चुअल के अंदर ही अलर्ट लगा है, और जो जहाज अपना काठमांडू से बॉम्बे जा रहा था उसको टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और वो अभी दिल्ली लैंड हुआ है, ऐसा उनका मिलता। तो उनका जो मोटिवेशन करना है उस ट्रुप्स को, वो उसके स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन लीडर थे मेजर ओम प्रकाश गठवाला, वो जाट रेजिमेंट से बिलोंग करते थे उसमें के थे। तो उनको मोटिवेशन कर रहे, तो ठीक है। उसके बाद में उनको मोटिवेशन करने के बाद में उनको गाड़ी में बैठाया, एयरपोर्ट के लिए देखा गया। दो वो चंद सेकंड के लिए हमारे पास गए, बोला कमांडो तुम अभी अलर्ट लगा, आप जाने के लिए रेडी है। तो उनको देख रहे, उनको जो फीलिंग वो कर रहे थे, ब्रीफिंग कर रहे थे, तब वो जोश हमारे अंदर भी आ रहा था, सभी के अंदर ही आ रहा था। और हम धीरे धीरे शर्मा भी रहे थे और धीरे धीरे यस सर, जो आगे वाला ट्रुप्स बोल रहा था ऐसे पीछे भी हम भी यस सर। फिर हमारे पास में आया तो बोला कि वॉलेंटियर कौन है, यस सर। सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, तो वॉलेंटियर हम है। हाईजैक बॉस में जाना चाहेंगे, बोला हाँ साहब आपका ट्रेनिंग हुआ है, आज आप ट्रेनिंग करके आए हैं वहां पर। बोला कि वो ट्रेनिंग अलग है, वो आपका हथियार का ट्रेनिंग है, यहाँ पर जहाज के ऊपर चढ़ने का ट्रेनिंग हुआ है सर। 1-2 बार नाइट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए थे और पूरा ट्रुप से आया था यहाँ पर। तो बोला ठीक है, तो उन्होंने आदेश दिया वहीं से ही ताकि चलो ये गाड़ी में वापस बैठो और सीधे एयरपोर्ट पे चलो। हम वहां पर एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे जाते ही हमारा ट्रेनिंग शुरू, वहां पर हिट बनाया, हिट नंबर 1, 2, 3, 4 बना करके ना, कोई पीएटी के जरिए कोई जिप्सी के ऊपर लेडर लगा कर रहा है, तो कोई फिजिकली लेडर लगा कर रहा है, ऐसे ऐसे अपने को टैकल को करना है। तो वो भी हमारे को बहुत मुश्किल था। वो लोग वहां पर खड़े, ऑलरेडी दूसरा प्लेन खड़ा था, तो ऑलरेडी उसके अंदर लेडर वगैरह हम उसको देख भी रहे थे कि हाँ इसमें लेडर लोड हो गए हैं, ये लोग बैठ गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे को उस समय इतना कुछ नहीं पता था उसके बारे में कि ये क्यों करे। इतना पता था कि हाईजैक हो गया, ये हाईजैक के लिए जा रहे हैं, अभी कहाँ वो एयरपोर्ट पर कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं कि ऐसा इतना कोई हमें नहीं पता था। नहीं सर ने ब्रीफ किया, बोला ठीक है आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करो। हम पूरी रात ट्रेनिंग करते रहे वहां पर, पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोए, खाना भी नहीं खाया। खाना आया पीछे से लेकिन किसी खाने का दिल नहीं किया, नहीं पहले इसको तुम देते क्या। फिर सर ने बताया कि जो मिशन पे जाने वाले थे वो लोग चले गए, सभी वॉलंटियर्स थे, आप
आपको मौका मिलेगा, जाओगे तो आपको मौका देंगे, लेकिन आपका जो मुराल हाई है उसको आपको मेंटेन रखना है। फिर भी नहीं सर हम भी जाएंगे, आपको ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएंगे। तो बोला आपको ट्रेनिंग को, सभी ट्रेनिंग को देख करके ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बिल्कुल ट्रेंड होकर के आए वहां से। ठीक है, तो बोला अभी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने पास में ऑलरेडी बहुत सारे कमांडोज हैं जो कि उसको एकदम इजीली हैंडल कर लेंगे। फिर वो लोग वहां से, उन्होंने फिर ब्रीफ किया कि अपने यहाँ से उठ करके ना वो लोग अंधार चले गए हैं और वो उस मिशन को अंजाम दे करके ना वापस भी आएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद में वो क्या बात है, बताया गया कि वहां पर वो कमांडो एक्शन वहां पर नहीं करेंगे, वहां की सरकार ने मना किया, तालिबान सरकार ने। तो फिर वो वापस आ गए थे। जो अपने उसके बदले में याद होगा आपको, अपने 3 के टेररिस्ट भी छोड़े थे जो अपने यहाँ पर दिल्ली जेल में बंद थे। सर मेरा एक और सवाल था, एनएसजी के अंदर फिर आपके कार्यकाल में कोई और इंसिडेंट हुआ था जो मतलब आपके लिए काफी ज्यादा मेमोरी में है, इसके अलावा जो IC-814 का आपने भी बताया? ITF के बाद में तो सब कुछ ठीक, लेकिन इसमें फिर क्या हुआ कि इस चीज को जो इंसिडेंट हुआ इससे निपटने के लिए कि उन्होंने बनाया कि यहाँ से अभी आगे ऐसा इंसिडेंट ना हो, इसके लिए हर एक जहाज के अंदर 1 या 2 कमांडो डाल देते थे। उस जैसे जहाँ ट्रेवल करता था उसके साथ में वो जगह जगह एक डेट बना दिया कि बॉम्बे एयरपोर्ट पे इतने लोग डालो, इतने प्लेन यहाँ से वहां चलते हैं तो ये वहां से वहां टैकल करेंगे, इतने प्लेन वहां से वहां डाल लो, कलकत्ता डालो, इतने दिल्ली में रहेंगे, ऐसे ऐसे इतना बड़ौदा डालो। ये सब अलग अलग चीजें उसमें करके ना डिवाइड कर दिया था। फिर वहीं पर ही लोग ट्रेनिंग करते थे। मेरा नंबर भी ये दिल्ली पे आया तो वो लोग ट्रेनिंग करते थे वहां पर, सप्ताह में 2 बार ट्रेनिंग, 3 बार ट्रेनिंग, एट ए टाइम ट्रेनिंग। जिसका जो जाना है फ्लाइट में वो तो फ्लाइट में जाएगा, बाकी लोग ट्रेनिंग, ये कंटिन्यू चलता रहता था। उसके बाद मैं वहां पर 3 साल रहा, तो 3 साल में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि तो दोबारा ऐसा हाईजैक होने की कोशिश हुई। क्योंकि उसको चीज को कोई भी आदमी होता है ऐसे घटना को अंजाम देता है तो पहले उसका रेकी वगैरह रिहर्सल वगैरह सब कुछ करता है। लेकिन जब वो कमांडो की एक्टिविटी होने लगी तो कमांडो भी अपने आप को ये शो नहीं करता था कि मैं कमांडो हूँ, सेम एज ए नॉर्मल पैसेंजर की तरह जाता था, आराम से इजीली बैठता था, सिक्योरिटी उसका चेक करती तो उसका अपना आइडेंटिफिकेशन करता था तो करता था। उसके बाद में हर एक प्लेन को सिक्योर कर दिया गया, हर एक प्लेन को, तो फिर ऐसा इंसिडेंट उसमें कोई हुआ नहीं। सर ये जो रोल आप बता रहे हैं इसे अभी तो स्काई मार्शल कहते हैं ना एनएसजी में? जी स्काई मार्शल कहते हैं उसको। हाँ ठीक है सर। उसके अलावा मेरा एक ये सवाल था, एज अ कमांडो आपने काफी सारी मतलब स्ट्रेस वाली सिचुएशन देखी जहाँ पे टेंशन काफी बढ़ता है, तो आप उन सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं, ऐसा क्या है? ये देखो साहब, एक कमांडो होने के नाते एक कमांडो के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा मोटिवेशन स्टार्टिंग में कर दिया जाता है ताकि जैसे भी कोई भी सिचुएशन आती है आपको टेंशन वाली, लेकिन जैसे जितना भी टेंशन उसको अपना स्ट्रेस को किसी को उजागर नहीं करना है। स्ट्रेस सभी में होता है लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जितनी ज्यादा डिफिकल्टी आए उतना ही आदमी को कूल हो जाना है। उसमें आपको अग्रेसिव होकर ना काम नहीं करना, कूल होकर के ना कौन सी सिचुएशन को, कौन से काम को क्या प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी के ऊपर काम करना फिर अपने को। ठीक है, वो चीजें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, कुछ भी होता है तो बताएंगे कि वह तो कमांडो का सबसे बड़ा नियम क्या होता है कि जाता कि नाकामयाबी तो मंजूर है ही नहीं, 0 पे काम करना है। ठीक है, और मौके का फायदा उठाना है। सबसे बड़ी बात क्या है, मौके का फायदा उठाना है। कोई भी स्ट्रेस होता है, आपके ऊपर काम का लोड आ गया, आपका ये हो गया, उस समय अपने आप को चंद सेकंड के लिए संभालो। नहीं मेरा साथी है, मैं सामने हूं तो मेरी बैकबोन मेरा बड्डी है। ये मैं आपको ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस कहाँ आता है, ऑपरेशन एरिया में ज्यादा स्ट्रेस आता है। अभी कंटिन्यू फायर हो गया, इधर से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आ रही है, उधर सामने इफेक्टिव फायर आ रहा है, उधर से कुछ ब्लास्ट हो रहा है। उस समय आदमी थोड़ा सा, उस समय यही है, अगर चंद सेकंड के लिए उनको ये जज करना होता है कि मेरा ट्रूप्स ये है और मैं यहाँ खड़ा हूँ और इधर से इफेक्टिव फायर आ रहा है, तो मुझे चंद सेकंड के बच करके ना
और उसको रिस्पॉन्स करना है। अगर इफेक्टिव है तो, नहीं है तो मेरा जो दूसरा बड्डी है उसको मदद करने की जरूरत, तो मुझे वहां भी जाना है। वो कैसे जाना है, रोलिंग करके जाना है या और कुछ रोलिंग करके जाना है या किसी नाले के जरिए जाना है, ये सब चीजें उसके अंदर ऑन द स्पॉट डिसाइड होती है वो चीजें। लेकिन स्ट्रेस को कंट्रोल करने का तरीका सिंपली ये है कि चंद सेकंड के लिए अपने आप को रोक लो, सिचुएशन जानो, सिचुएशन जानते ही और कमांडो के अंदर एक ऐसी फीलिंग हो जाती है कि वो अपने आप ही कंट्रोल रहती है। फायर इधर से आया, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको इफेक्टिव फायर है मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है, तो मैं दूसरे के पास में उसको कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है भी मैं आपके पास में आ रहा हूँ। अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा और आ रहा हूँ, उसके लिए परेशानी है, मेरे लिए परेशानी है, ऐसा मिसकंडक्ट हो सकता है ऐसा। तो उसको कम्युनिकेट करके ना, मैं उसके, अगर उसको मदद की जरूरत है, मैं वो बोलेगा नहीं मेरे को मदद की जरूरत नहीं है, किसी को मदद की जरूरत है तो जो कम्युनिकेट करेगा तो मैं उसके पास में पहुंचने की कोशिश करूंगा उसके। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि काफी सारे डिफेंस एस्पिरेंट इसे देखेंगे इंटरव्यू को, तो आपका क्या मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरा तो सब लोगों को यही है कि फौज ज्वाइन करने का मतलब ये है कि देश की सेवा करना। ये एक ऐसी संस्था है, जाति समाज धर्म सबसे ऊपर उठ करके देश सेवा है। सब चीजें नीचे होती है, इससे ऊपर कोई भी सेवा नहीं है। और इसमें अपन को किसी भी सामाजिक चीज को नहीं जोड़ना है इस चीज में। और अपने आप को सभी लोग फिट रखे, उस फिट रखने के लिए भी अच्छा प्रैक्टिस की जरूरत उनको, हेल्थ हाइजीन मोटिवेशन सबसे साइकोलॉजी। आजकल लोग क्या है कि सब लोग साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन इसमें जो भी आर्मी को ज्वाइन करता है वो सिर्फ देश हित में ही ज्वाइन करें। ये मेरा सबसे यही कहना है कि जो भी आर्मी को ज्वाइन करता है वो देश हित में, अपना स्वार्थ इसमें ना देखे। क्योंकि हम कोई भी अपने स्वार्थ के लिए इसमें गुंजाइश नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए काम करें, हमें इसको देश हित में काम करना है। पहले काम फिर आराम अगर मिले तो, ठीक है, अपना बटालियन अपना देश ये सर्वोपरि है, ठीक है। इसमें तो देश की सुरक्षा के लिए तो हम किसी भी आदमी से समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा भाई क्यों नहीं है। अगर देश हित में कोई भी आदमी गलत है तो हमें उसके प्रति एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह से एक्शन ले हम लें। अगर देश के प्रति हम, अगर एक सोल्जर अगर ये सोचे कि नहीं ये मेरा रिलेशन वाला ये है, तो गलत है। और इसके अंदर मैं ये भी चाहूंगा कि कोई आदमी ये भी ना सोचे कि क्या इसमें सिलेक्शन होना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है ना, अपनी क्वालिटी दिखाओ और सिलेक्शन हो। कई लोगों को क्या भ्रम रहता है कि नहीं फौज में तो ऐसा वो उसका पहचान वाला है वो चलता है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कोई किसी का पहचान वाला नहीं है। इसमें अपना दम दिखाओ और ज्वाइन करो। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन जिसका देश सेवा करने की इच्छा है वो इजीली उसको ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो विलनेस आएगी, वो विल होगी जो कि उसको ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करेगी। लेकिन जो भी ज्वाइन करता है वो सर्वोपरि उसको देश को ध्यान में रख के ज्वाइन करना है कि सबसे पहला धर्म मेरा देश की सेवा करना है। जी सर, समझ गया। सर धन्यवाद सर आपके समय के लिए। आपने काफी सारी चीजें हमें बताई, काफी अच्छा लगा सुन के 10 पैरा और जो आपका एनएसजी के दौरान आपका जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में जानकर। और जो भी हमें सुन रहे होंगे उन्हें भी काफी सारी चीजें पता चली होंगी, आपकी लाइफ कैसी थी एसएफ में और एनएसजी में। तो धन्यवाद सर आपका अपना टाइम देने के लिए इस सेशन पे। जय हिंद सर। थैंक यू आकाश जी।